नमस्ते। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और पर्दा उठाते हैं दुनिया की एक सबसे अजीब, सबसे दिलचस्प और सबसे रहस्यमयी सभ्यता के ऊपर से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सोचिए जरा, एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन जिसके शहर आज के मॉडर्न सिटीज को भी टक्कर दे सकते थे, लेकिन वहां न कोई महल मिला, न किसी राजा का तख्त और न ही कोई बड़ा सा मंदिर। आखिर ये कैसे हो सकता है? कैसी थी ये जगह? हजारों साल पहले की बात है। आज जहां पाकिस्तान और पश्चिमी भारत है, उस जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक आबाद थी, खुशहाल थी, और फिर जैसे हवा में ही गायब हो गई, एक खोई हुई दुनिया। और इस सभ्यता के सबसे मशहूर शहर का नाम ही देखिए, मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, मतलब मुर्दों का टीला। नाम सुनते ही एक अजीब सी रहस्यमयी कहानी की शुरुआत लगती है ना? तो आइए देखते हैं कि इनके शहरों में आखिर ऐसा क्या खास था। ये सच में अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। सबसे पहली और सबसे कमाल की चीज थी इनकी सिटी प्लानिंग, एकदम प्लान्ड, जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। मतलब ये शहर ऐसे ही नहीं बस गए थे, इन्हें बाकायदा एक मास्टर प्लान के तहत बनाया गया था। ये सिर्फ सड़कें नहीं थी, ये एक पूरी व्यवस्था थी। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री पर काटती हुई, जैसे कोई चेस बोर्ड हो। गलियां इतनी चौड़ी कि आमने सामने से दो बैलगाड़ियां आराम से निकल जाएं। और सबसे हैरान करने वाली बात, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, ढकी हुई नालियां। सोचिए, ये चीज आज भी हमारे कितने ही शहरों के लिए एक चैलेंज है। और हाँ, घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि अंदर शांत गलियों में खुलते थे। प्राइवेसी का भी ख्याल था। और पानी का इंतजाम तो देखिए, सिर्फ एक शहर में, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। 700। पानी का इतना बेहतरीन मैनेजमेंट, इससे साफ पता चलता है कि ये सच में एक वाटर कल्चर थी, एक जल संस्कृति। अब जरा इसकी तुलना उस दौर की दूसरी बड़ी सभ्यता यानी मेसोपोटामिया से करते हैं। फर्क एकदम साफ है। वहां शहर, मंदिर और राजा के महल के चारों तरफ बसते थे, फोकस उन पर था। लेकिन यहाँ सिंधु घाटी में फोकस था आम नागरिकों की सुविधाओं पर, पब्लिक कम्युनिटीज। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही जरूरी अंतर है। तो शहर तो कमाल के थे, ये तो हमने देख लिया, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका समाज कैसा था? अब पर्दा उठाते हैं इस राज से। और यही है इस सभ्यता का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन पर शासन कौन करता था? जब कोई महल नहीं, कोई राजा का सिंहासन नहीं, तो इतने बड़े, इतने ऑर्गेनाइज्ड शहरों को चला कौन रहा था? क्या कोई काउंसिल थी या शायद व्यापारियों का ग्रुप था? सच कहूं, इसका पक्का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और यही सोच उनकी कला में भी दिखती है। एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत खूब कहा है कि उनका जो एस्थेटिक सेंस था ना, वो समाज पोषित था। मतलब आर्ट किसी राजा या पुजारी को खुश करने के लिए नहीं बन रही थी, बल्कि वो समाज के लिए थी, आम लोगों के लिए थी। एक और चीज है जो हैरान कर देती है, खुदाई में खेतीबाड़ी के, कारीगरी के टूल्स तो ढेरों मिले हैं, लेकिन हथियार, वेपन्स, वो ना के बराबर हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये लोग शायद एक शांति प्रिय समाज थे, जिन्हें जंग से ज्यादा तरक्की में दिलचस्पी थी। उनके विश्वास, उनकी आस्था वो भी अलग थी। कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वो लोग शायद मातृ देवी यानी धरती और उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। जो मोहरें मिली हैं, उन पर प्रकृति, जानवर और एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए देवता की आकृति है। इसे पशुपति महादेव माना जाता है। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर उनके चित्राक्षर हैं, पर आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी अभी तक गुम है, और उस चाबी के बिना उनकी असली कहानी हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। हर कहानी का एक अंत होता है। सवाल यह है कि इतनी महान, इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई, और क्या वो अपने पीछे कोई विरासत छोड़कर गई? देखिए, ये सभ्यता हजारों साल तक चली, लेकिन करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हो गया। अब इसका कोई एक पक्का कारण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम बदला, या शायद सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से खेती बर्बाद हो गई और इन लोगों को वहां से जाना पड़ा। लेकिन उनका अंत
उनकी कहानी का अंत नहीं था। उनकी विरासत, लेगेसी, आज भी जिंदा है और वो उनके नाम में ही छुपी है। इस पूरी सभ्यता की लाइफलाइन थी सिंधु नदी। संस्कृत में सिंधु का मतलब है पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत, जैसे समंदर। तो हुआ ये कि जब पुराने ज़माने में फारस के लोग यानी आज के ईरान के लोग इस तरफ आए तो उन्होंने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को उस नदी के नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक शिफ्ट होता है। देखिए, पुरानी फारसी ज़बान में स की आवाज़ ह की तरह निकाली जाती थी, तो सिंधु बन गया हिंदू। शुरू में इसका मतलब बस इतना था कि जो लोग सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। और फिर सदियों के सफर में धीरे धीरे यही शब्द एक सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बन गया। तो सिंधु घाटी की ये कहानी आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। जिस भी दिन हम उनकी लिपि को पढ़ पाएं, उस दिन इतिहास की ये किताब और कौन कौन से छुपे हुए राज खुलेगी। शायद तभी हमें इसका असली जवाब मिलेगा कि बिना राजा के, बिना मंदिर के इतना महान समाज आखिर चलता कैसे था। सोचने वाली बात है ना?